सरवर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्ताफी होने का फैसला 4 माह कबल कर लिया था। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि नायबान सदर ना ही वजीर आजम हाउस से इस्तीफे के लिए कोई राब्ता किया गया। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस मुल्क में सच का कहत है। अहम तरीन खबर है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। बिल्कुल, आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। गवर्नर हाउस में चौधरी मोहम्मद सरवर साबिक गवर्नर पंजाब मुसाफा कर रहे हैं अपने स्टाफ से और मिल रहे हैं जो कि उनका स्टाफ था उनसे, और वन बाय वन आबदीदा भी थोड़े से नजर आ रहे हैं अबसा, क्योंकि गवर्नर की हैसियत से उन्होंने काम किया है, उनका स्टाफ है और अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं सीढ़ियों से उतरते हुए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर। और अगर उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी वो काफी उन्होंने इमोशनल बातें की अपने ओहदे से रिलेटेड, और इस वक्त अगर उनको देखा जाए तो वो आबदीदा हैं और अफसोस के साथ गवर्नर हाउस के स्टाफ को वो मिल रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली ये मनासिर जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर अपने इस्तीफे के बाद इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और वहां के स्टाफ से वो मिल रहे हैं। इस वक्त काफी अफसरदा नजर आते हैं। अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये भी उन्होंने कहा था कि बतौर गवर्नर मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका और बहुत ही अफसरदा हूं इस बात पर। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। कहा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ सच का कहत है। इस्तीफे के लिए ऐवान सदर या वजीर आजम हाउस से कोई राब्ता नहीं किया गया, फैसला अपनी मर्जी से किया है। मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क में सच का कहत है। मैंने जिस मुल्क में सियासत की उसमें सबसे बड़ी बुराई जो है, जिसको बुरी नजर से देखा जाता है, जिसको बुरा माना जाता है, किसी को झूठा कह दो तो वो मौत समझता है अपनी कि मेरी मौत हो गई है, मैं झूठा निकलवाना चाहता। कोई पॉलिटिशियन अपने आप को लायर नहीं कहलवाना चाहता। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने बताया कि वो अवाम की खिदमत के लिए मुल्क में आए थे, ताहम जो काम वो करना चाहते थे वो इस ओहदे पर मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से इस्तीफा देने का फैसला कुछ महीने कबल ही कर लिया था। मैंने बहुत देर से ये फैसला किया हुआ था कि मैं समझता हूँ कि ये सेरेमोनियल रोल है जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ मासेस के लिए इस मुल्क में, या जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था, इस ओहदे से मैं डिलीवर नहीं पा रहा, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। और मैंने ये बात 4 महीने के बाद राना सनाउल्लाह साहब से आप पूछ सकते हैं कि मैंने उनसे कह दी थी कि मैं इस ओहदे पे काम नहीं करना चाहता। उन्होंने इस्तीफा मांगने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला अपनी मर्जी से किया है, उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। मैं आपको ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रेसिडेंट ऑफिस से कोई कांटेक्ट मेरे साथ, मेरे स्टाफ के साथ बिल्कुल नहीं हुआ। ना ने मेरी किसी स्टेटमेंट पे किसी ने मेरी एक्सप्लेनेशन मांगी और ना ही मुझे किसी ने इस्तीफ़ा देने के लिए कहा। मैंने इस्तीफ़ा अपनी मर्जी से दिया और मैं ये बात चैलेंज करता हूं कि अगर इस बात में झूठ हो जाए तो जो भी सज़ा मेरे लिए तजवीज़ करें, मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अगर पार्टी में मौजूद कोई वर्कर पार्टी में किसी कोताही या गलती की निशानदही करता है तो इसका मकसद पार्टी की बेहतरी होता है। उन्होंने इस मौके पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुआफी भी मांगी। बतौर गवर्नर मैं अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हुआ और ख़ासकर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुआफ़ी चाहता हूँ कि उन्हें मुझसे बहुत तवक्कुआत थी। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में $25 बिलियन का सरमाया हर साल भेजते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके घरों पे कब्ज़े, उनके प्लाटों पे कब्ज़े, उनके ज़मीनों पे कब्ज़े ने इंतहाई मुश्किल जो है सूरत हाल इख्तियार कर ली है। और मेरे ख्याल में मैं अपने इस दौर में उन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सका, जिसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ।
वकील रहनुमा आसमा जहांगीर ने गवर्नर पंजाब के इस्तीफे पर तबसरा करते हुए कहा कि इस्तीफा देना अच्छा कल्चर है और कुछ और लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए। वो लाहौर में जियो न्यूज से बात कर रही थी। देखिए, काश के हमारे मुल्क में और भी लोग इस्तीफा दे दें तो अच्छी बात है। इस्तीफे की कल्चर अच्छी कल्चर होती है और ये एक प्रोटेस्ट भी होता है। और मैं समझती हूँ कि जाहिर है कोई भी शख्स इस वक्त ओहदेदार हो तो वो गवर्नेंस से तो तंग होगा, और जिस तरीके से यहाँ पे बिजली का बुरहान, लॉ एंड ऑर्डर का बुरहान, फिर पीछे पेट्रोल का बुरहान, तो फेस तो क्रिटिसिज्म सबको करना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार में से किसी ने तो इस्तीफा दिया, काश के और लोग भी दे देते। चौधरी मोहम्मद सरवर के इस्तीफे के बाद गवर्नर पंजाब के लिए खातून समेत मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। मजीद जानने के लिए राब्ता किया है हमने जियो न्यूज के नुमाइंदे इरफान नजीर से। इरफान, बताइएगा किन नामों पर गौर किया जा रहा है गवर्नर पंजाब के लिए? जी, हमारे जराये ने जो बताया है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत गवर्नर के जिन नए नामों पर गौर कर रही है उनमें सूबाई वजीर बहबूद आबादी ज़किया शाह नवाज हैं, इनका मियां वाली से तल्लुक है। और जनूबी पंजाब से भावलपुर से साबिक़ एमएलए सऊद मजीद और मुल्तान से सेनेटर रफीक रिजवाना का नाम भी ज़ेरे गौर है। और जबकि बाद दीगर जराये का कहना है कि इनमें राना सनाउल्लाह और रहीमदार खान से सेनेटर जाफर इकबाल और राजा जफर हक का नाम भी शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जुल्फ़िकार अली खोसा की अगर नाराजगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से ना होती तो उनका नाम भी ज़ेरे गौर आ सकता है। और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं जवेद हाशमी को भी अगर राजी कर लिया जाए तो वो भी गवर्नर पंजाब के उम्मीदवार हो सकते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर के मुस्ताफी होने के बाद गवर्नर पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। इसी की डिटेल्स दे रहे थे जियो न्यूज के नुमाइंदे इरफान नजीर। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। पंजाब की गवर्नर का ओहदा संभालने के बावजूद चौधरी मोहम्मद सरवर को मुल्क में सिस्टम से मुतालिक बहुत से मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनका वो गाहे गाहे इजहार भी करते रहे। और ऐसे एक तो नहीं कई एक मामलात थे जिन पर चौधरी मोहम्मद सरवर मुतमईन नहीं थे। बराक ओबामा का इंडिया में आना और पाकिस्तान में ना आना यकीनन एक सफारती सतह पे हमारी एक नाकामी है। चौधरी मोहम्मद सरवर को गवर्नर पंजाब बनने के बाद भी थाना कल्चर पर एतराज था और वो मानते थे कि इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए इंसाफ का उसूल मुमकिन नहीं। थाने जो हैं वो क्रिमिनलिटी के अड्डे बने हुए हैं, डाकुओं के वहाँ पे राज हैं, गरीब आदमी की वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। बेगुनाह जो है वो अंदर जाते हैं, गुनाहगार जाते हैं तो बासर लोग उनको बाहर छुड़ा लेते हैं। और थाना कल्चर जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और ख़ासकर गरीब लोगों के लिए इंसाफ तो इस मुल्क में बिल्कुल अब कोई मुमकिन ही नहीं रहा। चौधरी मोहम्मद सरवर को समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल का भी इदराक था और उनके हल न होने का अफसोस था। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क में, उन पर बात की थी कि देखें वो आपको $15 बिलियन सालाना पाकिस्तान में बेचते हैं और उसके अलावा जो अपनी जेबों में लेके आते हैं अगर वो भी काउंट कर लें तो $25 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको यहाँ इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एवरी डे इस गवर्नर हाउस में बैठ के रोते हुए लोग, बच्चे, बच्चियाँ, बेटियाँ, औरतें, मर्द रोते हुए आते हैं कि उनके घर पे कब्ज़ा हो गया है, उनके प्लाट पे कब्ज़ा हो गया है, उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, उनकी फैक्ट्री के कब्ज़ा हो गया है। लेकिन सिस्टम इतना करप्ट है कि गवर्नर होते हुए भी मैं उनको इंसाफ जो है वो नहीं दिला सकता। चौधरी सरवर के इससे पहले भी हुकूमत या अपनी पार्टी से इख्तलाफात रहे और इसका मवाजना उन्होंने बरतानवी सियासी निज़ाम से भी किया। वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ अपनी पार्टी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी अपनी पार्टी की लीडरशिप को प्राइवेट भी मशवरा दे सकते हैं। चौधरी सरवर को साफ पानी के लिए फंड्स की फरहमी के बावजूद फिल्टर प्लांट बंद पड़े रहने का भी बहुत अफसोस था कि बिलियंस ऑफ रुपीस फेडरल गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमतों ने, इंटरनेशनल डोनर्स ने क्लीन वाटर के लिए दिए। ठीक है जी, और सारे प्लांट जो हैं बंद पड़े हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर के इस्तीफे से हटकर खबर आपको देते हैं कराची से, जहां गुज़श्ता रोज कत्ल होने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यूनिट इंचार्ज सुहेल अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुहेल अहमद की नमाज जनाजा में राबता कमेटी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मकतूल की नमाज जनाजा सेनेटर तनवीरुल हक थानवी ने अदा की। मकतूल को सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि वो सुहेल अहमद शहीद समेत MQM के 36 शहीद कारकुनों का कातिल वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को समझते हैं। उन्होंने आवाम से मकतूल सुहेल अहमद की नमाज जनाजा में शिरकत की अपील भी की। अपने एक बयान में मुतहर्रिक के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि यूनिट 64 के इंचार्ज सुहेल अहमद को सरकारी एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट और वजीर आला सिंध समेत सबको इत्तला दी गई थी और उनकी गिरफ्तारी पर 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन उन्हें सरकारी एहलकारों ने कत्ल कर दिया। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि जब सुहेल अहमद शहीद की लाश को मौत कोर्ट में फेंका जा रहा था तो उस वक्त वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह सिंध असेंबली में लहक लहक कर वजीर आला हाउस पर 4 शोहदा की लाशें लाने वाले सोगवारान की आमद को हमला करार दे रहे थे। ये हमला था सर, ये शिकायत नहीं थी। अगर शिकायत थी तो फिर जो लीडर साहबान थे, सुनो। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मैं सुहेल अहमद शहीद की तरह दीगर शहीद किए जाने वाले MQM के मजीद 35 कारकुनों का कातिल भी सैयद कायम अली शाह को समझता हूँ। अल्ताफ हुसैन ने राब्ता कमेटी को सख्ती से हिदायत की कि वो कारोबारी, तिजारती, सनती और दीगर छोटे बड़े कारोबार करने वाले तमाम अफराद और अंजुमनों के नाम अपनी डायरियों में दर्ज करके रखें जो मुत्तहरिक कौमी मूवमेंट के हर दुख दर्द में शरीक रहते हैं, जिन्होंने सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए मुत्तहरिक कौमी मूवमेंट की हड़ताल का साथ दिया। अल्ताफ हुसैन ने अवाम से अपील की कि वो सुहेल अहमद की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत करके शहीद कारकुन को खिराज अकीदत पेश करें। MQM राबता कमेटी के अरकान इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। सुहेल अहमद भाई को 40 दिन तक सरकारी हिरासत में रखा गया। सुहेल अहमद के खिलाफ मैं पाकिस्तान की तमाम खुफिया एजेंसीज, पुलिस, तमाम तफ्तीशी इदारों और जो भी इस प्रोसेस में होते हैं कि जो तफ्तीश करते हैं, जो मालूमात करते हैं, जो किरदार अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट देते हैं, मैं उन तमाम इदारों से कहता हूं कि सुहेल अहमद अब दुनिया में नहीं है। आप किसी थाने, किसी कचहरी, किसी कोर्ट, कहीं से भी सुहेल अहमद का अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो सामने लाइए। MQM चैलेंज दिस, वी डू चैलेंज दिस कि सुहेल अहमद एक इंतहाई नेक और अच्छे किरदार का MQM के कारकुन थे। एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे। ये उनका बड़ा बेटा है अतीब, जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस की है। जरा देख के बताइए कि ये बच्चा कहां से दहशतगर्द लगता है। ये दानियाल है। दानियाल 7वीं क्लास का तालिब इल्म है बीकन हाउस में। दहशतगर्दों के बच्चे बीकन हाउस में तालीम हासिल नहीं करते। इनकी माँ जो शहीद की बेवा है वो बीकन हाउस में पढ़ाती हैं। और ये अनीस भाई, ये उनके बड़े भाई हैं। सुहेल भाई को 40 रोज से ज्यादा बदतरीन अजियतें देकर शहीद किया गया है। जो मेरी बात को नहीं मानते, मैं उनको वो तमाम तस्वीरें पहुंचाने की चश्मे ज़दन में जिम्मेदारी लेता हूं कि वो उन तस्वीरों को देखें और बताएं कि एक ऐसा आदमी यहाँ PCHS आई है। मैं तमाम लोगों को जो कि इन्वेस्टिगेटर्स हैं या रहे हैं या अब भी कर सकते हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि वो PCHS आएं, शहीद के घर पर आएं, यहाँ के मोहल्ले वालों से, यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के रहने वालों से, इनके रिश्तेदारों से, अजीज व अकारिब से, खानदान वालों से, दोस्तों से, अतराफ में दूर दूर तक रहने वालों से अलहदगी में, तन्हाई में, खामोशी से
आकर मालूम करें कि सुहेल अहमद कौन था। क्या सुहेल अहमद का जुर्म सिर्फ ये था कि वो एमक्यूएम के यूनिट इंचार्ज थे? क्या सिर्फ ये जुर्म था? और अगर सिर्फ इस जुर्म की बुनियाद पर एमक्यूएम के कारकुनान को कराची पुलिस अगवा करने के बाद 40-40, 50-50, 60-60 दिन अहले खाना को जहनी अजियत में रखने के बाद, उनको दर बदर फिराने के बाद, उनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, दूसरे पुलिस स्टेशन से तीसरे पुलिस स्टेशन, तीसरे पुलिस स्टेशन से लेकर CIA, ABCC और न जाने कौन कौन से इदारों के सामने ले जाकर खड़ा करने के बाद अगर इस तरीके से तशद्दुद करके लाशें फेंकी जाती रहेंगी तो फिर हमें समझाइए कि हमें सूरत हाल को क्या समझें। क्या हम ये समझें कि एमक्यूएम का कारकुन होना जुर्म है? क्या ये तय किया जा चुका है रियासती सतह पर कि एमक्यूएम का हर कारकुन, एमक्यूएम का हर जिम्मेदार, एमक्यूएम का हर वोटर, एमक्यूएम का हर सपोर्टर, क्या वो क्रिमिनल है या कहीं वो एक इंसान भी है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं? सुहेल अहमद भाई की एक छोटी, इससे दानियाल से छोटी बेटी भी है। अब क्या मुझे रियासत ये बताएगी या रियासत ये समझाएगी या हुकूमत सिंध ये बताएगी कि इन बच्चों का कसूर क्या है? इस अनीस भाई का कसूर क्या है? या अतीब की या दानियाल की माँ का कसूर क्या है?